हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और देखिए, वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन भी कर सकें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागौर, राजस्थान में। देखिए, राजस्थान के नागौर जिले में भारत में सर्वप्रथम यानी कि पहली बार पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। अब आपको डेट भी याद रखनी है। डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 1959 को। तो आपको डेट और स्थान दोनों याद रखने हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब देखिए, इस 11वीं अनुसूची में ही पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। अब देखिए, यहाँ पर बात करें कि 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। आपको याद रखना है। अब देखिए, बात यहाँ पर संविधान संशोधन की हुई है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है। तो आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है? देखिए, इससे पहले मैंने आपको अनुसूची बताई थी, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर बताना है कि किस भाग में, तो भाग 9 में। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर बात करें कि किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243 में। तो आपको भाग, अनुसूची और आर्टिकल ये तीनों याद रखने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ग्राम पंचायत का गठन है, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस भाग में किया गया है। तो आपको याद रखना है, भाग 4 में। और देखिए, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको याद रखना है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, बात करें कि ये 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, लेकिन इसे घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर बात करें, जो 44वां संविधान संशोधन है, इससे एक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आपको याद रखना है। और देखिए, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो संपत्ति के अधिकार को 300 के ए में यानी कि 300 के कै में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल की परामर्श से। देखिए, आपको याद रखना है, राज्यपाल की सलाह से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति शासन है ये क्यों लगाया जाता है। देखिए, जब राज्य में संविधान के अनुसार प्रशासन नहीं चल रहा हो, अथवा राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई हो, या जो सरकार है राज्य में उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि राज्य में संविधान के अनुसार स्थिति नहीं है। तब ऐसी स्थिति में तुरंत राष्ट्रपति के द्वारा हालात नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए। देखिए, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं,
राष्ट्रपति शासन पहली बार में यानी कि एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसे अधिकतम संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके 6-6 महीने कर कर बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को। देखिए राज्य में विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। देखिए इसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष कम से कम का होना चाहिए? देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 वर्ष। आपको याद रखना है। और देखिए मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो देखिए राज्य में विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 के तहत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 170। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 500। देखिए विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। और बात करें न्यूनतम यानी कम से कम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन देखिए इसका एक अपवाद भी है, क्योंकि गोवा, मिजोरम और सिक्किम और पुदुचेरी इनमें सीटों की संख्या 60 से कम है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रक के द्वारा। याद रखना है। और देखिए मैंने आपको पहले बता दिया केंद्र की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। मानव शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत में। तो देखिए जो पित्त होता है ये हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, जो कि यकृत यानी कि लीवर में बनता है। और अगर हम बात करें कि बनता तो लीवर में है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जमा कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित कहाँ होता है? अब देखिए बात करें मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण यानी कि यूरिया संश्लेषित कहाँ होता है? तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत में यानी कि लीवर में। याद रखना है। देखिए यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। देखिए इसे कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, यूरिया को अन्य नाम कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय है। तो देखिए जब शरीर में अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा यानी कि आयरन। तो देखिए शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे कि एनीमिया रोग हो जाता है। और देखिए एनीमिया रोग में शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो देखिए हीमोग्लोबिन हमारे रक्त कोशिकाओं में मौजूद लोहे युक्त धातु प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, ताकि हमारी जीवित कोशिकाएं सही से काम कर सके। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो देखिए जो चीनी यात्री फायान था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी में आया था, जिसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हुएनसांग था वो किसके शासनकाल में आया था? तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124(2) के अनुसार की जाती है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति
मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, तो आपको याद रखना है। और देखिए इस समय वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो इस समय वर्तमान में है 34, जिसमें कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश शामिल है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप में से फिर भी कुछ स्टूडेंट इसका आंसर गलत कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8। देखिए इस समय भारत में यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, तो 9 हो गई थी। लेकिन देखिए 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का एक साथ विलय किया गया 26 जनवरी 2020 को, तो इसलिए इनकी संख्या घटकर अब कितनी हो गई है, पहले 9 थी अब घटकर कितनी हो गई है, 8 हो गई है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव इन दोनों को एक साथ विलय किया गया है। डेट याद रखनी, कब किया गया, 26 जनवरी 2020 को। और देखिए इसकी राजधानी क्या है, दमन है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।